दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और 10 प्रश्नों की द्वितीय सीरीज में आज 67th बीपीएससी के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुनः मैं डिस्कस करूंगा। आपको इसको नोट डाउन कर लेना होगा या 2-3 बार सुन करके समझ लेना होगा। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे आपको एक अपने नोट्स में शामिल करना है। तो ये 10 जो प्रश्न है आज भी जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही संबंधित है, लेकिन आप देखिएगा कि वैरायटी अलग अलग मिलेगा आपको और उसके आधार पे आप अपना तैयारी को आगे जारी रखिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके टॉपिक्स भी हैं। पहला प्रश्न है कि एल्बिडो क्या है। आप देख रहे होंगे पहला हमने एल्बिडो लिखा है, ELBIDO। एल्बिडो क्या है? तो ये प्रश्न अगर पूछेगा तो किसी भी सरफेस का जो परावर्तन करने की जो क्षमता है, सनलाइट को परावर्तन करने की यानी परावर्तित करने की जो क्षमता है उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। तो एक तो ये हो गया परिभाषा कि एल्बिडो है क्या। तो सनलाइट किसी सरफेस पे पड़ा और वो कितना वहाँ से रिटर्न होकर के आ गया, इसी को हम कहेंगे परावर्तित करने की क्षमता। तो परावर्तित करने की क्षमता को ही एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा इसी में प्रश्न बनता है कि किसका एल्बिडो हाई होता है यानी ज़्यादा होता है। तो हमेशा आइस यानी बर्फ़ का एल्बिडो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सोलर जो विकिरण है, सौर्य विकिरण है, वहाँ से अंतरिक्ष में अधिक सोलर विकिरण क्या होगी, परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो बर्फ़ का सबसे अधिक होता है। लेकिन जब हम किसी ग्रीन कलर वाले जैसे आपको पेड़ पौधे की बात करें तो उसका एल्बिडो लोअर होता है, कम होता है। तो ग्रीन यानी आपको हरे पेड़ पौधे जो हैं उसका कम होगा, जैसे वनों का कम होगा, मैदानी क्षेत्रों का जहाँ घास वगैरह लगा है उसका कम होगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि पृथ्वी का जो एवरेज एल्बिडो है वो कितना है। तो 30 to 35% है, यानी इतना जो है ना सनलाइट जितना आता है उसका 30 to 35% यहाँ के सरफेस परावर्तित कर देती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, हिम है यानी आपको आइस है, उसका सबसे ज़्यादा होता है। 75 से लेकर 95% तक वो परावर्तित कर देता है। तो एल्बिडो से संबंधित जो है ये है। इसी तरह से अगर हम बात करें धान की फसल का या किसी ग्रीन जो है ना जो आप पेड़ पौधे हैं उनका कम होता है, तो आपको 3 से लेकर के 15%, सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि किसका ज़्यादा होता है। तो पेड़ पौधों का या धान का या फसल का कम होगा, जबकि आइस का यानी बर्फ़ का ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरह से एल्बिडो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। दूसरा आप देख रहे होंगे हमने नाम दिया है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है और इसका क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इसका क्षेत्र कहाँ है, ये कहाँ पे इसका विकास होता है। तो टोर्नेडो देखिए दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी उष्ण कटिबंधीय को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो शीतोष्ण कटिबंधीय उसको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। दोनों में एक बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक मैं अंतर यहाँ बता रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यानी उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन जो टेम्परेट होता है वो बड़ा होता है, काफ़ी विस्तृत होता है, लेकिन खतरनाक
खतरनाक अगर देखें, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन कैजुअलिटी वगैरह होती है, नुकसान होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा होता है। जैसे टोर्नेडो द्वारा होगा, हरिकेन द्वारा होगा, आपका टाइफून द्वारा होगा। ये तीनों जो नाम हमने लिए हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो उसी तरह से खतरनाक में सबसे खतरनाक आता है टोर्नेडो, जिसमें जो बहने वाली हवा जो होती है वो अधिकतम गति की होती है। तो टोर्नेडो का क्षेत्र पूछा जाता है कि कहाँ है, तो टोर्नेडो मुख्यतः जो मिसिसिपी की घाटी है या मिसिसिपी मिसौरी की घाटी है, जो यूएसए में है, वहाँ पे टोर्नेडो आता है। उसका जैसे उसका क्षेत्र देख लें, टेक्सास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, तो इन जगहों पे टोर्नेडो आता है। यानी ज़मीन पे ही आता है, तटीय इलाके में नहीं आता है, याद रखना है। कोस्टल एरिया में नहीं आता। तो मिसिसिपी की जो घाटी है, उसी को हम टोर्नेडो एली के रूप में जानते हैं। ये कहीं प्रश्न पूछा भी गया था कि टोर्नेडो एली किस क्षेत्र को कहते हैं, तो टोर्नेडो एली हम जो है ना आपको मिसिसिपी घाटी को कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे टोर्नेडो हो गया, अगर हरिकेन की बात करें तो हरिकेन भी क्या है? हरिकेन भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये टेक्सास, मैक्सिको, फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों पे आता है। हरिकेन भी वहीं पे है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन तटीय क्षेत्रों पे आता है। और कैरिबियन जो आइलैंड है, वेस्ट इंडीज जो जिसको हम कहते हैं, उसको भी प्रभावित करता है। तो ये दोनों ट्रॉपिकल साइक्लोन है। टाइफून तो आपको पता है, ये टाइफून भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन ये आपको चाइना सी में होता है, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो टोर्नेडो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि टोर्नेडो क्या है, इसी तरह से विली विली क्या है। कहने का मतलब है आपको साइक्लोन एक बार अच्छे से देख लेना होगा। तीसरा जो आपका सवाल है, ये हॉर्स अक्षांश क्या है, यानी हॉर्स अक्षांश, किस अक्षांश को हम हॉर्स अक्षांश कहेंगे, ठीक है, या अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स अक्षांश। तो देखिए हॉर्स अक्षांश दोनों हेमिस्फीयर में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है उसी को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, जो आपको कुछ जो है ना वायुदाब पेटियां बनी हुई है, बेल्ट जो बने हुए हैं, तो आपको मालूम है कि इक्वेटर पे यानी 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर वहाँ पे होता है, यानी हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ से हवाएं क्या करती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जो है ना वो दोनों तरफ हवाएं जो है ना मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ मुड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ मुड़ करके जाती है और कहीं ना कहीं जा कर के बैठेगी। वो धीरे धीरे जो है ना वहाँ पे आगे जाकर के 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री का जो बेल्ट है वहाँ पे बैठना शुरू होती है। वो भारी हो जाती है, उसमें नमी होता है, तो बैठना शुरू हो जाती है। अब जहाँ पे हवा जो है ना बैठना शुरू करेगी, नीचे आएगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर इक्वेटर पे है और 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ पे जब हवाएं नीचे आती है तो वहाँ पे उच्च दाब होता है। तो उस 30-35 डिग्री के कटिबंध को हम उच्च दाब कटिबंध कहते हैं, यानी हाई प्रेशर वाला बेल्ट कहते हैं। अब जहाँ से ऊपर से नीचे हवा आएगी वहाँ हवा तो ऐसे बहेगा नहीं, पछुआ पवन और पूर्वा पवन नहीं बहेगा। तो क्या होता था कि पहले जब घोड़े को जो है ना व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे घोड़े के, तो उस एरिया से जब क्रॉस करते थे तो उनको बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हवाएं चल नहीं रहती थी। और उस वक्त तो ऐसा था नहीं कि बोट वगैरह, ये मशीन यानी इंजन से चलने वाली बोट तो हुआ नहीं करती थी, पाल लगे रहते थे, तो उनको जो है ना दिक्कत होती थी। तो क्या करते थे कि कुछ जो है ना घोड़े फेंक देते थे, वजन हल्का करने के लिए कुछ घोड़े फेंक देते थे, इसलिए उसको जो है ना
अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ये दोनों गोलार्धों में है, ये मैं बताना चाह रहा था कि केवल एक ही गोलार्ध में नहीं है, जबकि दोनों गोलार्ध में है। अगर कहीं पे ऑप्शन में 30 डिग्री भी दिया है तो भी सही है। अगर 30, 20, 10 डिग्री इस तरह से दिया है तो 30 डिग्री सही हो जाएगा। उसमें ये नहीं देखना है कि 30 से 35 डिग्री। तो लेकिन अगर 30-35 दिया हुआ है तो वहीं सही होता है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। और अगर एक पूछा जाए कि हॉर्स अक्षांश में कौन सा दाब होता है, उच्च दाब होता है यानी हाई प्रेशर होता है या निम्न दाब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है यानी एचपी होता है। एलपी कहाँ होता है? एलपी यानी लो प्रेशर इक्वेटर पे होता है। इसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा कहाँ पर बहती है या किस पवन को तूफानी चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है? रोरिंग फोर्टिज। तो देखिए, रोरिंग फोर्टिज आपको अ, पछुआ हवाएं हैं, ठीक है, यानी वेस्टर्लीज को रोरिंग फोर्टिज कहा जाता है। देखिए 40 डिग्री के आसपास, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के आसपास या 40 से 50 डिग्री कह सकते हैं के आसपास जो पछुआ हवा बहती है, काफ़ी तेज होती है, उसी को हम रोरिंग फोर्टिज कहते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भी पछुआ हवा होती है इसी डिग्री में, 40 डिग्री से 50 डिग्री में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, इसलिए ये हवाएं बिखर जाती हैं, उतना एक्टिव नहीं रहती है। लेकिन आपको मालूम है कि दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा क्या है? जल है। तो जल है तो वहाँ पे हवाएं तेज हो जाती है, वेस्टर्ली यानी पछुआ हवाएं जो होती है तेज हो जाती है, तो काफ़ी प्रचंड हो जाती है, प्रचंड झंझावात लाती है। इसका मतलब ये स्टॉर्म है, तूफान की तरह। तो इसको रोरिंग फोर्टिज कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक। और एक न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, वेलिंगटन इन्हीं हवाओं के मार्ग में पड़ता है। तो कई बार वहाँ पे इन हवाओं से जो है ना नुकसान भी होता है या काफ़ी तेज हवाएं चलती है। तो 40 डिग्री पे जो वेस्टर्लीज होती है यानी पछुआ हवाएं होती है, उसको कहते हैं हम रोरिंग फोर्टिज यानी गरजता चालीसा। यही अगर 50 डिग्री पे है तो उसको हम कहते हैं प्रचंड पचासा, वो भी पछुआ हवा ही है। प्रचंड पचासा यानी फूरियस फिफ्टीज, फूरियस फिफ्टीज कहेंगे, प्रचंड पचासा। 60 डिग्री पे भी अगर वो हवाएं बहती हैं तो उसको वो भी उसको चीखता साठा कहते हैं, चीखता साठा यानी 60 डिग्री पे है तो साठा, श्रिकिंग सिक्सटीज, चीखता साठा। तो कहने का मतलब ये रोरिंग फोर्टिज से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सेंटा आना जो स्थानीय पवन है वो कहाँ पर बहती है? सेंटा एना। तो सेंटा एना स्थानीय पवन आप देख रहे हैं इसमें, तूफानी चालीसा के नीचे हमने सेंटा एना भी लिखा है। तो सेंटा एना एक जो लोकल विंड है, लोकल विंड, लोकल विंड उसको कहते हैं जिसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर ही रहता है। तो सेंटा एना लोकल विंड है और ये कहाँ पे बहती है? ये कैलिफोर्निया में बहती है। कैलिफोर्निया यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में बहती है। ये एक और वहाँ पे हवा है जिसको हम कहते हैं चिनूक। चिनूक की तरह ही गर्म होती है और शुष्क होती है, यानी हॉट होती है और ड्राई होती है, ठीक है। चिनूक भी हॉट होती है, ड्राई होती है। चिनूक के बारे में जान लें कि चिनूक जो है उसका अर्थ होता है आइस कटर, यानी हिम भक्षी या हिम को काट देना, ठीक है। यानी जब ये चिनूक के आने के पहले जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन का जो पूर्वी ढाल होता है, पूर्वी, एक पश्चिमी ढाल है एक पूर्वी। अगर आपने गौर से रॉकी पर्वतमाला देखा है तो देखा उसका विस्तार कैसे है, उत्तर से दक्षिण, तो उसका एक पश्चिमी ढाल होगा एक पूर्वी ढाल होगा, तो पूर्वी ढाल पे बहती है। तो चिनूक के आने के पहले पूर्वी ढाल पे काफ़ी
बर्फ होती है, और जब वो आती है तो अचानक बर्फ गायब हो जाती है। गायब हो जाने के कारण वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी होता है और धीरे-धीरे फूल खिल जाते हैं, अन्य खेती-बाड़ी भी होता है, तो उसको हिमभक्षी कहा जाता है। वो भी कैसी हवा है, गर्म है, शुष्क है, यानी गर्म भी है, शुष्क भी है, ठीक है? यानी वो कोलोरेडो, नीचे कोलोरेडो एक जगह है, उससे लेकर कनाडा तक चलती है, और इसके प्रभाव से तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर हरी-हरी घासें उगाती है। यानी खेती-बाड़ी तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि चिनूक आए। उसी तरह का जो है ना ये सैंटा आना भी है, और ये आपको कैलिफ़ोर्निया में बहती है और उसी नेचर का है, गर्म है, शुष्क है। फ़ॉन का भी नाम सुना होगा, बहुत फ़ेमस है। आल्प्स पर्वत के आपको दक्षिणी ढाल से ऊपर उठती है। आल्प्स पर्वत ऐसे हैं, आपको उसका विस्तार कैसे है आल्प्स पर्वत का विस्तार है आपको पूरब से पश्चिम, तो उसका एक स्लोप हो गया दक्षिण में और एक स्लोप हो गया उत्तर में। तो दक्षिणी ढाल के सहारे वो हवा चढ़ती है, उत्तरी ढाल के सहारे उतरती है। तो वो भी जो है ना आपको गर्म एवं शुष्क है, और उसको यूरोप में फॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक है कि सेंटा आना किस तरह की अ, पवन है, स्थानीय पवन है, तो गर्म एवं शुष्क है। उसका लोकेशन क्या है, कहाँ बहती है, तो वो बहती है आपको कैलिफोर्निया में, यानी यूएसए में। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट है लोकल विंड, जो है ना, लोकल विंड को अच्छे से तैयार करके जाना है। एक प्रश्न आता ही आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, बीपीएससी 67th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। एक और है सिरोक्को। तो सेंटा आना के नीचे सिरोक्को, सिरोक्को कहाँ पे बहती है और किस प्रकार की पवन है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सिरोक्को जो है ना सहारा मरुस्थल में बहती है। पहला तो यही हो गया, दक्षिण ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट से होकर के भूमध्य सागर की तरफ बहती है। कहने का मतलब है कि साउथ टू नॉर्थ भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी की ओर बहती है। ये भी कैसी है, ये भी गर्म है, शुष्क है, यानी हॉट एंड ड्राई है। और साथ ही साथ चूंकि ये सहारा डेजर्ट से होकर के बहती है, तो इसमें क्या है, रेत है, सैंड मिला रहता है, ठीक है। और ये पौने जब मेडिटेरेनियन सी से होकर के गुजरती है ऊपर से, तो मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है, नमी ले लेती है, और रेत तो रहता ही है, तो बारिश के साथ रेत भी नीचे आता है, और रेत का कलर रेडिश होता है, लाल। तो इसलिए जो वहाँ पे वर्षा होती है साउथ इटली में, सदर्न इटली में वर्षा जो होती है, इसके कारण उसको हम कहते हैं ब्लड रेन कहते हैं, यानी रुधिर वर्षा, रक्त वर्षा या रुधिर वर्षा उसको कहते हैं। तो सोचो दिमाग में देखो हम आपको यहाँ मैप नहीं बना सकते, आप मैं मान के चलता हूँ कि बेसिक जानकारी आपको होता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, इटली कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों को बताने के लिए होता है कि कहाँ पे, आपको पता है कि कैसे जो है सिरक को जाएगी, मेडिटेरेनियन सी से आपको वो मॉइस्चर कलेक्ट करेगी, फिर सदर्न इटली में जो बारिश होगा तो उसको हम ब्लड रेन कहेंगे। तो ये आप माइंड में, आप दिमाग में नक्शा बना लो, उसमें बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी ऐसा ये कहता रहा हूँ कि आप पर डे जो है ना 5 से 10 मिनट जो है आप क्या करें, मैप देखने का कोशिश करें। ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैप देख लिया, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो ब्लड रेन का संबंध किससे है, सिरोक्को से है, सिरोक्को से ब्लड रेन का संबंध है। इसी प्रकार देखिए सिरोक्को जो है आपको जो रेत ले जाती है वो कई जो है ना देशों तक चला जाता है, जैसे ग्रीस तक पहुंच जाता है, स्पेन, इटली, इस सब में जा कर के रेत गिरता है, यानी सिरोक्को रेत ले जाती है। और अफ्रीका में सिरोक्को जो है ना कई देशों से होकर के तो गुजरती है, नीचे से जाएगी, सहारा एरिया में बहुत सारे देश है ना, और इनका वहाँ लोकल नाम है। लोकल नाम भी आपको याद कर लेना होगा, सिरोक्को का लोकल नाम कहाँ कहाँ है। जैसे इजिप्ट में, यानी मिस्र में, इसको खमसिन कहते हैं, खमसिन, खमसिन कहा जाता है इजिप्ट में। और लीबिया, लीबिया भी है,
लीबिया में इसको गिबली कहते हैं, गिबली। तो लीबिया और गिबली दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में इसको चिली के नाम से जानते हैं, चिली। चिली एक देश भी है आपको साउथ अमेरिका में, चिली, सेंटियागो। और चिली में ही क्या है, कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, यानी सबसे सूखा मरुस्थल है। कहने का मतलब है कि लोकल विंड को आप अच्छे से देख लेंगे। और सिरोप को इसी तरह से डॉक्टर, हमने कभी बताया होगा कि डॉक्टर किसको कहते हैं, डॉक्टर हवा किसको कहते हैं, तो हरमट्टन, हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहते हैं। वो भी आपको सहारा डेजर्ट से ही वो क्रॉस करती है, यानी आपको उत्तर पूरब से वो चलेगी और दक्षिण पश्चिम तक चलते हुए कहाँ पहुँच जाती है, गिनी की खाड़ी तक पहुँच जाती है। और वहाँ पर जो काफ़ी गर्मी होती है पहले, और मॉइस्चर भी काफ़ी होता है, लेकिन जब ये पहुँचती है तो फिर जो है नहीं, चूँकि गर्म और शुष्क है, तो आपको पता है कि अगर हवा से नमी निकाल ली जाए, हवा से नमी निकाल ली जाए तो क्या होगा, हवा से नमी निकाल ली जाए तो फिर जो है ना बीमारियां कम होगी। मॉइस्चर के कारण और गर्मी के कारण ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगला जो है ना प्रश्न बहुत आसान है। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में सदाबहार वर्षा वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो आपको अलग अलग एरिया में। तो अगर आपको ऑप्शन देगा तो कई देशों का ऑप्शन देगा, उस देश में जो ना आप बता सकते हैं। इतना मान के चलिए कि इसका आंसर मैं बताऊं, इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ यानी दक्षिण, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री आपको दक्षिण में, इन्हीं क्षेत्रों में एक बेल्ट है पूरा, तो वहाँ पे जो है ना सदाबहार वर्षा वन मिलता है, ठीक है। तो लेकिन किन ऐसे क्षेत्रों को हम बता सकते हैं जहाँ पे सदाबहार वर्षा वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो कहाँ पे है, एक तो अमेजन, अमेजन बेसिन में आपको जो जो भी देश आते हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, पेरू, आप मैप में देखिएगा, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, है ना, बोलीविया, ये सब देश है, वहाँ पे आपको ये मिलता है, कौन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी तरह से दूसरा अफ्रीका में आ जाइए, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन के एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलता है। कांगो रिपब्लिक जो है, कैमरून है, ठीक है, गैबन है, तो कांगो, जायरे, इक्वेटोरियल गिनी, यानी कांगो बेसिन में दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा जो क्षेत्र है वो आपको साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ये सब क्षेत्र जो है ना जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसी तरह से अन्य फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ लेना है कि अन्य फॉरेस्ट कहाँ है, जैसे टैगा फॉरेस्ट कहाँ है, ठीक है। तो टैगा फॉरेस्ट जो है ना वो समशीतोष्ण क्षेत्र है और वहाँ पे मिलता है, वो इक्वेटर के आसपास नहीं मिलता है, ठीक है। तो शीतोष्ण यानी टेम्परेट रीजन में मिलेगा। इसी तरह से हमने एनसीईआरटी से ये चीज़ें कुछ पढ़ लेनी है। अगला जो है आपको लिथोफाइट क्या है, यानी लिथोफाइट वनस्पति क्या होती है, तो ये कई बार आप पढ़ते भी हैं। लिथोफाइट यानी कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसको कहते हैं लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों पे, हार्ड जो रॉक्स है उस पे। इसी तरह से हैलोफाइट अगर पूछता है, तो जो नमकीन क्षेत्र है, जो नमकीन क्षेत्र है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको हैलोफाइट कहते हैं। जेरोफाइट तो आपको मालूम ही होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, यानी ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर जेरोफाइट है। इसी तरह से मेसोफाइट शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी टेम्परेट जोन का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मेसोफाइट वनस्पति पाई जाती है। हाइग्रोफाइट तो आपको पता ही है, हाइग्रो और हाइड्रो दोनों में अंतर है। हाइड्रो यानी वाटर जहाँ पे है, वाटर लॉगिंग एरिया है, जल प्लावित क्षेत्र है, वहाँ पे हाइड्रोफाइट है। और हाइग्रो जो दलदली क्षेत्र है,
स्वाम्पी एरिया है, वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहते हैं हाइग्रोफाइट। तो ये इस तरह के प्रश्न जो है ना आते हैं कई बार बीपीएससी या अन्य पीसीएस के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये सब आपको नोट करके याद कर लेना होगा, ठीक है। अब आप जैसे देखें कि बरखोयांस्क, बरखोयांस्क एक कहाँ पर है और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बरखोयांस्क ये आपको रूस में है और यहाँ पे निम्नतम तापमान पाया जाता है। एशिया का अगर देखा जाए, निम्नतम तापमान यहीं पे है, -67 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान है। बरखोयांस्क रशिया में है, साइबेरिया क्षेत्र में, इसलिए इसको एशिया में शामिल किया गया है। अगर ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे न्यूनतम, मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान कहाँ है, ठीक है, तो वो है वोस्टोक। वोस्टोक, VOSTOC, वोस्टोक जो है ये आपको अंटार्कटिका में एक जगह है, अंटार्कटिका कंटिनेंट में एक जगह है, वहाँ पे सबसे कम तापमान मिलता है, वहाँ पे -89 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा स्थान बरखोयांश हो जाएगा। लेकिन अगर वोस्टक ऑप्शन में नहीं रहता है तब आपको जो है ना ये एशिया का जो है ना बरखोयांश हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, तो डेथ वैली क्षेत्र, डेथ वैली कहाँ है, यूएसए में। मृत घाटी कहाँ है, यूएसए में, वहाँ पे सबसे अधिक तापमान मिलता है। वहाँ पे एक क्रीक रेंच है, क्रीक रेंच, तो क्रीक रेंच में, डेथ वैली में क्रीक रेंच है, वहाँ पे सबसे अधिक तापमान। ये क्विज टाइप क्वेश्चन है, कई बार जो है ना क्विज टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे तापमान मिलता है। कहाँ पर, क्रीक रेंज, यूएसए, डेथ वैली में। तो इस तरह के अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है, वो थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है। कोपेन का एक स्टेटमेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यानी इंडिकेटर है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये किसने कहा? तो ऑप्शन में कई दे सकता है, थॉर्नथवेट दे सकता है, ट्रिवार्था दे सकता है, आपको स्टाम्प दे सकता है, कोपेन दे सकता है। यही तो कोपेन का ये कथन है, कोपेन ने ही सबसे पहले क्या किया था, विश्व की जलवायु का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। और उसी में उन्होंने बताया था, सबसे पहले 1900 में उन्होंने किया था, 1900 में, बाद में कई बार संशोधित किया। 1936 में अंतिम बार उन्होंने उसको संशोधित किया अपने वर्गीकरण को, और उन्होंने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। एक्चुअली एक कैंडोल थे, कैंडोल 1874 में उन्होंने पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडलों में, वनस्पति जो है ना भाग में, वनस्पति मंडल में बांटा था, और उसी के आधार पे इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। इसी के पास थॉर्नथवेट जो है, थॉर्नथवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इनका है। लेकिन थॉर्नथवेट केवल जो है आपको वनस्पति को ही महत्व नहीं देते हैं, उन्होंने जो है ना आपको वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा है, यानी एवेपोरेशन, ये वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा है। इसके अलावा उन्होंने वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखा है, इस टेम्परेचर को ध्यान में रखा है। कहने का मतलब है जलवायु पे केवल वनस्पति जो है केवल जलवायु के आधार पे ही हम नहीं देख सकते, अन्य चीज़ों का भी वनस्पति पे और जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण प्रभाविता, खैर वो अलग चीज़ है। सिंपल आप इतना ध्यान में रखिए कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, सही इंडिकेटर है, किसने कहा है, कोपेन। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ना अच्छा लगा होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि देखिए
बहुत ज़्यादा तो टेक्निकली साउंड में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके आधार पे अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। आगे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उसके आधार पे जो क्वेश्चंस होंगे, उस पे बातचीत करते रहेंगे। आप लोग इसको सुनिए, नोट कर लीजिए और इसी तरह से रेगुलर जो है ना उम, हम वीडियो डालते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपका इच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि रेगुलर आपको नोटिफ़िकेशन मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।